नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा पॉइंट पे। आज हम हिंदी मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे जिसमें व्याकरण और साहित्य के मिक्स सवाल होंगे। ये सभी सवाल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित होंगे और हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस बार बार आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखें, बिना स्किप्ट किए हुए एक एक क्वेश्चंस को नोट डाउन करते चलें। ये सभी क्वेश्चंस आपके भविष्य को उज्जवल बनाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की? तो सूरदास ने जो सूरसागर है इसकी रचना किस भाषा में की? इसका सही जवाब है बी, ब्रज भाषा। सूरदास ने ब्रज भाषा में सूरसागर की रचना की। और अवधि भाषा में क्या लिखा गया है, क्या आप बता सकते हैं? अवधि भाषा में रामचरितमानस लिखा गया है जो कि तुलसीदास ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन का उपनाम है। ये उपनाम से संबंधित क्वेश्चंस कभी कदार एग्जाम में आ जाते हैं, इसलिए इनको भी आप क्लियर करते हुए चलें। जैसे हरिऔध। हरिऔध किसको कहते हैं? इनका पूरा क्या नाम है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनका उपनाम क्या है? हरिऔध। वहीं निराला, निराला की बात करें तो इनका पूरा क्या नाम है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी। और अज्ञेय, अज्ञेय क्या है? ये विकल्प सी इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन को हम अज्ञेय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? क्या 14 सितंबर को, या फिर 10 जनवरी को, या 4 जनवरी को, या फिर 14 अप्रैल को? ये चारों ही डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम चारों के विषय में जानकारी देंगे। जैसे 14 सितंबर, 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस। हिंदी दिवस ये कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। क्यों? क्योंकि 1949 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। तब से अब तक हम लोगों के यहाँ भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं 10 जनवरी की अगर हम बात करें तो इसको क्या कहते हैं? विश्व हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। वहीं 4 जनवरी की अगर हम बात करें तो 4 जनवरी को लुईस ब्रेल दिवस मनाया जाता है। लुईस ब्रेल दिवस। ये कौन सा दिवस होता है? ये वो दिवस है जो नेत्रहीनों को अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए उनके लिए बनाई गई एक ब्रेल लिपि। किसने बनाई थी? लुईस ने। लुईस ब्रेल ने इस लिपि को बनाया था कि जो दृष्टिबाधित लोग हैं, जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता, वो लोग इसको स्पर्श करके उभरे हुए अक्षर बने होते हैं, उससे ये पढ़ सकते हैं। वहीं अगर हम 14 अप्रैल की बात करें तो 14 अप्रैल को क्या होता है? अंबेडकर जयंती। अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इसके लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो इसके लिए एक शब्द का चयन करना है। क्या धनी होगा, या फिर समृद्ध होगा, या फिर कृपण होगा, या कुलीन होगा? तो जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो तो उसको क्या कहेंगे? कुलीन। इसमें न प्रत्यय लगा करके, कुल में न प्रत्यय लगा करके कुलीन बना लिया गया है। मतलब ये नाउन से बना हुआ, संज्ञा से बना हुआ एक प्रत्यय लगाकर बना हुआ शब्द है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दुर्वस्था में कौन सा उपसर्ग है? तो दुर्वस्था में कौन सा उपसर्ग होगा? दुस होगा, या दुर होगा, या अवस्था होगा, या फिर दु होगा? तो इसका सही विकल्प क्या है? बी, दुर। दुर्वस्था में दुर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6। आहा। आप आ गए वाक्य में आहा शब्द है। आहा क्या है? क्या ये संज्ञा है? संज्ञा शब्द नहीं हो सकता है ये।
सर्वनाम भी नहीं हो सकता है, विशेषण भी नहीं हो सकता है। तो क्या है? अव्यय। अव्यय होता क्या है? अव्यय वह शब्द होता है जिस पर लिंग कारक वचन का कोई प्रभाव ना पड़े, वो अव्यय कहलाता है। और ये आहा शब्द में ना तो लिंग का कोई प्रभाव पड़ेगा, ना वचन का, और ना ही कारक का, इसलिए ये अव्यय होगा। क्वेश्चन नंबर 7, बिनु पग चले सुने बिनु काना वाक्य में प्रयुक्त अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसका अर्थ क्या होता है? मतलब बिनु पग चले, बिना पैर के वो चलता है, सुने बिनु काना, और बिना कान के वो सुनता है। तो इसमें अलंकार पूछा गया है, कौन सा होगा? विभावना अलंकार, यानी बिना भाव के ही भावना उत्पन्न हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? विभावना। वहीं अगर हम भ्रांतिमान की बात करें, भ्रांतिमान में क्या होता है? एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है, जैसे नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है। या ये ही नहीं क्लियर हो पा रहा है कि सारी बीच में है या फिर नारी बीच में है। अतिशयोक्ति क्या होता है? अतिशयोक्ति वे अलंकार होते हैं जिसमें बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाता है। और अन्योक्ति की अगर हम बात करें तो अन्योक्ति वह अलंकार होते हैं जिसमें प्रत्यक्ष के माध्यम से अप्रत्यक्ष का वर्णन किया जाता है। यानी कि जैसे कि आप, ये आप हुए, और मैंने कहा कि आप न्यूटन से भी ज़्यादा अच्छे वैज्ञानिक हो। तो आप क्या है? प्रत्यक्ष है। न्यूटन क्या है? अप्रत्यक्ष है। तो अप्रत्यक्ष के माध्यम से हमने प्रत्यक्ष का वर्णन किया, वहां पर अन्योक्ति अलंकार होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ऊष्म व्यंजनों की संख्या है। तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से होते हैं? सा, सा, शा और हा। ये सा कौन सा सा होता है? इसको बोलते हैं तालव्य। और ये वाला मूर्धा। वहीं अगर इसकी बात करें तो ये होता है दंत। और इन सभी सा को ऊष्म व्यंजन के साथ साथ हम लोग और किसकी संज्ञा देते हैं कि ये संघर्षीय हैं, संघर्षी व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी सो जाओ सुबह उठना है में विराम चिन्ह है। इसमें ये जो प्रयुक्त हुआ विराम चिन्ह है, इसका क्या नाम है ये बताना है। इसका सही विकल्प क्या होगा? क्या पूर्ण विराम होगा, या अर्ध विराम होगा, या फिर अल्प विराम होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ये वाला जो चिन्ह होता है ये क्या होता है? अर्ध विराम चिन्ह। और पूर्ण विराम क्या होता है? ये वाला पूर्ण विराम होता है। अल्प विराम क्या होता है? अल्प विराम कुछ इस तरह से लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा साहित्य सम्मान कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा साहित्य सम्मान क्या होगा? क्या वो भारत रत्न होगा? भारत रत्न तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। ये किसका होता है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो ये भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार होता है। ये भारत का सर्वोच्च साहित्य। वही भारत भारती की अगर बात करें, ये क्या होता है? ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है, भारत भारतीय। ये सबसे पहले किसको मिला था? महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा। इनकी एक कोई रचना कोई बता पाएगा? यामा इनकी प्रमुख रचना है। इनको ये भारत भारती पुरस्कार कब मिला था? 1982 में। और ये परमवीर चक्र क्या होता है? परमवीर चक्र क्या होता है? सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार होता है। ये क्या होता है? सैन्य पुरस्कार। ये चारों विकल्प आपको क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। हरि आता होगा में कौन सा काल है? सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, या फिर भविष्यकाल। तो देखिए कुछ बच्चे क्या करेंगे, आता होगा होगा शब्द को देख के तुरंत भविष्यकाल में टिक लगा देंगे। बल्कि ये वाला आंसर क्या होगा? गलत। ये भविष्य नहीं होगा, क्योंकि हरि आता होगा ये क्या है कि इस समय कॉन्टिन्यूटी चल रही है, हरि आ रहा है।
इसलिए इसमें क्या होगा, होगा तो वर्तमान, लेकिन इसमें कौन सा वर्तमान होगा ये जानते हैं। तो इसमें कौन सा वर्तमान होगा, देखिए हरि आता होगा, इसका मतलब क्या है, अभी हरि आया नहीं है, हरि अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंचा है, मतलब अभी हरि संदिग्ध अवस्था में है, इसलिए इसमें कौन सा काल होगा, संदिग्ध वर्तमान। वहीं अगर हम अपूर्ण वर्तमान की बात करें तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, हरि आ रहा है, यानी वो लगातार चल रहा है, आ रहा है, ये चीज कंफर्म है। लेकिन इस वाले वाक्य में क्या था, होगा कंफर्म नहीं था, इस वजह से ये संदिग्ध में गया। इसमें क्या है, हरि, इसको लिख देते हैं ताकि आपको एकदम क्लियर से समझ में आ जाए, हरि आ रहा है, यानी ये फिक्स है, आ रहा है, निश्चित है, इसलिए ये क्या है, अपूर्ण वर्तमान, लगातार चल रहा है, वो अभी पहुंचा नहीं है लेकिन चल रहा है, ये 100% है। इसलिए अब देखते हैं सामान्य वर्तमान क्या होता है, इसको बोल सकते हैं हरि आता है। ये इस तरीके के जो सेंटेंस मिले उसमें तो होगा सामान्य वर्तमान, क्योंकि हमने इंग्लिश में भी पढ़ा है, ता है, ती है, ते हैं, ये सब वर्तमान के ही उदाहरण होते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ जाते हैं ये सब। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये सामान्य वर्तमान क्या होता है, जिसमें ता है, ती है वगैरह आ जाए। अपूर्ण वर्तमान क्या होता है, यानी कि कार्य तो चल रहा है लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये कार्य चलना एक निश्चित है कि वो चल रहा है कार्य। जबकि संदिग्ध में क्या है, कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है इसकी कोई संभावना नहीं है, जैसे कि कहा गया हरि आता होगा। शायद ये क्वेश्चन अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जो कि आपको कंफ्यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आचार्य भरत मुनि के अनुसार सबसे सुखात्मक रस कौन सा है। तो सबसे सुखात्मक रस कौन सा होगा, देखिए श्रृंगार रस को क्या कहते हैं, रसराज कहते हैं। रसराज क्या होता है, श्रृंगार रस होता है। इसका अगर स्थायी भाव की बात करें तो क्या होती है, रति, इसका स्थायी भाव होता है। वहीं हास्य रस की बात करें तो हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। और आचार्य भरत मुनि के अनुसार सबसे सुखात्मक रस किसको माना गया है, हास्य रस को। जबकि रसराज किसे कहा गया है, श्रृंगार रस को। और विभत्स रस की अगर हम बात करें तो इसका स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। कई बार एग्जाम में आया है विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा। शांत रस की बात करें तो इसका स्थायी भाव निर्वेद, इसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक सम्मात्रिक छंद है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, गीतिका। गीतिका एक सम्मात्रिक छंद है। सम्मात्रिक छंदों को याद करने की एक आसान सी ट्रिक है, चारों गीत हरि गीतिका। इस कोटेशन को याद कर लें, चारों गीत हरि गीतिका। गीतिका, तो गीतिका से क्या हो गया, गीतिका। चारों से, चा से क्या हो जाएगा, चौपाई, चा से चौपाई। रा से रोला और गीत से गीतिका। और हरि गीतिका से हरि गीतिका। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये गीतिका क्या हो गया, ये आपका हो गया सम्मात्रिक छंद। वहीं अगर हम बात करें अर्ध सम्मात्रिक छंद की, तो अर्ध सम्मात्रिक छंद कौन कौन से होते हैं, सोरठा, बैरवे और दोहा, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी अर्ध सम्मात्रिक छंद होते हैं। इसके अलावा उल्लाला, उल्लाला भी अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। तो ये क्या हो गया, अर्ध सम्मात्रिक छंद। एक तो हो गया सम्मात्रिक छंद, दूसरा अर्ध सम्मात्रिक छंद। वहीं पे अगर हम बात करें विषम मात्रिक छंद की, विषम मात्रिक छंद ये कौन कौन से होते हैं, इसको बोल सकते हैं कि ये कुंडली, कुंडलियां और छप्पाया, ये दोनों क्या होते हैं, विषम मात्रिक छंद होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या भूलूं क्या याद करूं, रचना किसकी है। तो ये रचना किसकी है, ये रचना उन्हीं की है जिन्होंने मधुशाला लिखा है। मधुशाला, मधुबाला, मधुबाला आदि रचनाएं लिखी हैं। तो ये कौन है, क्या भूलूं क्या याद
करूं, ये हरिवंश राय बच्चन की है। वहीं महादेवी वर्मा की बात करें तो इनकी कौन सी होगी, यामा, रश्मि और गिल्लू इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मैथिली शरण गुप्त की बात करें तो भारत भारती, पंचवटी और साकेत इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। वहीं अगर हम सुमित्रा नंदन पंत की बात करें तो इनकी पल्लव, युगांत, युगपथ और वीणा प्रमुख रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, प्रथम और द्वितीय दोनों पद प्रधान होते हैं, जबकि बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, कोई भी पद प्रधान नहीं होता। तो इसका विकल्प क्या सही हो जाएगा, सी, द्वंद्व समास। अगर आपने हमारी पूरी वीडियो देखी है तो आप प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा अपलोड की हुई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप उसको देख सकें, एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। धन्यवाद।